अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। तो आज ये मेरा मुंबई शहर में पहला प्रेस से मुलाकात है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दूँ। उसके बाद शायद इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फ़ारूक शाब्दी हूँ और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नया मुंबई प्रेसिडेंट बनाया गया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेस भाइयों का, वेदर इट बी प्रिंट मीडिया और यूट्यूब चैनल जो भी है, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए और अपना टाइम दिए। तो यही बताना चाहता था कि अभी मुंबई में नया प्रेसिडेंट आया है, उसका नाम फ़ारूक शाब्दी है और मैं हमारे पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष खासदार माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस ज़िम्मेदारी से नवाजा है। उम्मीद करता हूं कि मैं इनकी ये जो भरोसा मुझ पर किए हैं, मैं उस पर खरा उतर सकूं। साथ ही साथ मैं मुंबई की जनता से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो एक बदलाव के तौर पर मुझे स्वीकार करेंगे और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को स्वीकार करेंगे और हम लोगों को कबूल करके आने वाले इलेक्शंस में अच्छा रिज़ल्ट देंगे इंशाअल्लाह। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन था। मैं चाहता था कि मैं आप भाइयों से मिलूं जिनकी कलम में इतनी ताकत है कि रातें रात वो शख्सियत बदल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जानने के लिए मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई, नामी गिरामी प्रिंट मीडिया वाले और टीवी वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं उनसे मिलना चाहता था और उसी के साथ साथ हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो मैं आप लोगों तक, आप लोगों के ज़रिए जनता तक पहुंचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आप लोग के माध्यम से तमाम मेरे मुंबईकरों से ये अपील करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनिए, हमारी ताकत बनिए, साथ में मिलकर हम लोग एक नया इतिहास बनाएं। तो मैं आप लोग से ये, आप लोग के ज़रिए अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि एमआईएम के साथ जुड़े और पतंग का परचम लहराए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर जो है एमआईएम की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जो है वो तैयारी कर रही है और किन किन इलाकों में वो अपने उम्मीदवार उतारे? जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ही आप आए हैं और आपका जो मकसद है एमआईएम के उम्मीदवारों को जो है जिताने का मकसद है, तो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम इलेक्शन तो ज़रूर लड़ेंगे और अनकरीब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन ही है। तो हम लोग सिर्फ एमआईएम ही तैयारियों में नहीं लगी हुई है। इस राज्य की जितनी भी पार्टियाँ हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम पार्टी जितनी भी पार्टीज़ है, सब लोग अपनी अपनी तैयारी शुरू किए हैं और उसी नाते से हम भी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते से हम भी हमारे कैडर को वापस से रिवाइंड कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, लोगों को लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि हम लोग कितनी तेज़ी से हमारा जाल फैला रहे हैं। रही बात सीटों पर लड़ने की, कितनी सीटों पर लड़ने का आपने सवाल किए हैं, तो वो मैं आज नहीं बोल सकता आपको। लेकिन हाँ, एक चीज़ का मैं पूरा आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जीतना ही है और जीतना ही होगा। और जीतने के लिए हम लोग जो मुमकिन ताकत लगाना है वो ताकत लगा कर लड़ेंगे। आपसे पहले जो है रईस लश्करिया साहब मुंबई के अध्यक्ष थे, जब उनको मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया तो काफ़ी बवाल हुआ था। क्या अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है या वो पार्टी में है? नहीं, रईस भाई देखिए, बवाल और ये तो सब पार्ट ऑफ ये सब राजनीतिक पार्टियों के हिस्सा ही है।
किसी को अगर डिमोट किया जाता है तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे को प्रमोट किया जाता है, तो कुछ नाराज़गियाँ होती है, लेकिन ठीक है वो सब पार्टी अपने लेवल पे दूर कर लेती है वो सारी चीज़ों को। और जहाँ तक रईस भाई की बात है, हमारे जो एक्स अध्यक्ष हैं, उनसे ये पद संभालने से मैं जिस दिन ऑफिस पर आया पहला दिन, उसी दिन मैंने रईस भाई से बात किया था और रईस भाई ने खुद मुझे शुभकामनाएं दी थी और बोले थे कि वो मेरे साथ पार्टी के कामों में, हर काम में वो साथ देंगे, और उनका एक्सपीरियंस भी मैंने बोला कि मुझे मेरे साथ शेयर करें ताकि आने वाले दिनों में मुझे भी आसानी हो। तो मुझे नहीं लगता कि रईस भाई नाराज़ है। आपने कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात करी, एमआईएम के 2 नगर सेवक हुआ करते थे, दोनों ही पार्टी में नहीं है। मुंबई में एक एमएलए हुआ करता था, वो भी अब नहीं है। तो किस तरीके से पार्टी का विस्तार करेंगे? आपके साथ जो एमएलए जो जीते हैं, वो कॉर्पोरेटर जो जीते वो आपके साथ है नहीं, और पार्टी का विस्तार पिछले 12-15 सालों से हुआ नहीं है। तो किस तरीके से पार्टी का विस्तार करेंगे आप? और जो नगर सेवक आपके दोनों जो जीते थे दोनों, वो आपके साथ पार्टी में नहीं है। देखिए लोग, इलेक्शन की बात, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। ये सारे चैलेंजेस है मुंबई में, इसीलिए शायद असद साहब ने मुझ पर भरोसा करके यहाँ पर फारूक शाब्दी को भेजे हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको नहीं बता सकता, कैसे करना है वो हम लोग का अंदर वॉर रूम है, उसमें तैयारियां हमारी चालू है। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि पार्टी फ्लाइंग कलर्स के साथ इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में हमारे रिजल्ट आएंगे। और रही बात लोगों के पार्टी छोड़ने की, आज आप एमआईएम को क्यों सवाल करते मेरे समझ में नहीं आता है। आज एमआईएम ने उनको नगर सेवक बनाई, लेकिन आज आप देखेंगे शिंदे गढ़ हो, अजीत पवार गढ़ के लोगों ने मंत्री पद भोगे, आमदार बने, कहाँ से कहाँ चले गए लोग। ज़िंदगी पर एहसान अगर माने वो ठाकरे साहब का तो वो कम है, लेकिन मतलब की राजनीति है, और जो मतलब ही होता है, जो मतलब परस्त होता है, उसके लिए पार्टी और जनता कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ कमर्शियल एतबार से वो स्विच करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो चला गया अच्छा ही हुआ हमारे लिए, हम नए लोगों को चांस देंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे इंशाल्लाह। और रही बात आमदार की, आपने बताया बम्बई से आमदार हमारे साथ नहीं, आपकी गलतफहमी है। लास्ट संडे ही हमारा प्रोग्राम था। एमएलए जीता नहीं, एमएलए देखिए, जीतना हारना एक अलग चीज़ है, वो जनता जनार्दन है, वो जिसको चाहेगी वो जीतेगा, जिसको चाहेगी वो हारेगा। एज अ पॉलिटिकल पार्टी लड़ना हमारा काम है और वो हम लड़ते रहेंगे। और उम्मीद मेरी ये है मुंबई की जनता से कि वो फारूक शाब्दी को नाउम्मीद नहीं करेंगी इंशाल्लाह। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आप शोलापुर के भी सदर है, मुंबई पे एडिशनल चार्ज मिला है जी। तो क्या मुंबई में कोई एमआईएम को ऐसा चेहरा ना मिला कि मुंबई का सदर बना सके? क्योंकि इतनी बड़ी आर्थिक राजधानी है और एमआईएम में कोई ऐसा चेहरा नहीं कि सदर बना सके। आपको शोलापुर से यहाँ पर डिपोर्ट किया गया और दोनों जगह की सदारत आप संभाल रहे हैं। कुछ तो देखे होंगे असद साहब ने मुझके मेरे अंदर, जब ही मुझे इतनी बड़ी, आपको आपकी शायद नॉलेज और मैं बढ़ा दूं आपकी, मुंबई और सोलापुर के साथ साथ मेरे ऊपर महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो साहब को मालूम है कि फारूक शाब्दी दिखने में छोटा है, लेकिन वज़न कितना उठा सकता है वो शायद उनको पता होगा, इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं ये साहब का जो विश्वास है, मुंबई में आपके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था कि एमआईएम की सदारत कर सकते हैं, आपका कहना ये है? और कॉर्पोरेशन इलेक्शन के साथ नहीं, देखिए बम्बई में कोई ऐसा चेहरा नहीं था, वो बोलना बम्बई वालों के साथ मतलब वो नाइंसाफ़ी होगी। बम्बई में बहुत एलिजिबल लोग हैं, लेकिन ये पार्टी आला कमान डिसाइड करती है कि किसको कहाँ देना है। और मेरा नाता बम्बई से कोई नया नहीं है, मैं भी, मेरा कारोबार वगैरह सारी चीज़ें बम्बई में ही है। मैं लकीली कामा एंड अल्बलेस हॉस्पिटल जो है उसी में पैदा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश जो है बॉम्बे की है, तो मैं बम्बई के लिए नया नहीं हूँ। तो वही सब सारी चीज़ों को सोचते हुए सदर साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी होंगे, और सदर साहब जो जिम्मेदारी मुझे देंगे वो और एडिशनल चार्ज मुझे दे, मैं वो भी लेने तैयार हूँ और वो भी काम करने तैयार हूँ इंशाल्लाह। मालेगांव बंदरगाह का फैसला आया है, थोड़ा मालेगांव पे बाद में आते, पहले थोड़ा ये लोकल इलेक्शन पार्टी लाइन में पूछ लेता हूँ मैं आपसे जी। पार्टी लाइन में सिर्फ ये कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तब एमआईएम नजर आती है, हाँ, चुनाव के बाद एमआईएम नजर नहीं आती। आपके चाहे नगर सेवक जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे एमएलए चुनाव लड़ते हैं, पार्टी में चुनाव लड़ने के बाद वो चेहरे दिखते नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 15 सालों से पार्टी यहाँ पर मुंबई में काम कर रही है, लेकिन कोई ऐसे चेहरे नहीं है जो एमएलए लड़े और कॉर्पोरेशन लड़े और आपके साथ हो। लास्ट इलेक्शन में 50 कॉर्पोरेटर नगर सेवक लड़े थे, लेकिन एक भी आपके साथ नहीं है। एमएलए लड़े, वो भी आपके साथ नहीं है। ऐसा क्यों? एमआईएम के साथ क्यों ऐसा? अब इसको बदकिस्मती बोल दो हमारी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं लैप्स ऑफ कैप्टनशिप भी बोल सकते हैं इसको। तो उसी को दूर करने के लिए मैं बार बार यही बोलूँगा कि शायद वो सारी गलतियों को सुधारने के लिए और सारी खामियों को सही करने के लिए
हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये जिम्मेदारी फ़ारूक शाब्दी पर दी है और जो भी खामियां थी फ़ारूक शाब्दी बड़ी जिम्मेदारी के साथ और कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है कि सारी खामियों को दूर करेगा और पार्टी इलेक्शन हो या ना हो आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में ज़रूर दिखेगी। एमआईएम के आपके समर्थक शोलापुर के, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उनका ऐसा इल्जाम है कि आपकी राजनीति को बर्बाद किया गया है, बंबई में लेकर आके इम्तियाज जलील ने आपको फंसाया है। ये वीडियो बड़ा वायरल है। हाँ, उस बारे में आप क्या कहना देखिए, शोलापुर से बंबई लेकर आना, हज़ार मुँह हज़ार बातें होती है, हम हर किसी की ज़बान नहीं पकड़ सकते, वो उनका पर्सनल व्यू होगा तो वो उनकी सोच के मुताबिक वो बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इम्तियाज जलील साहब को, हम सब पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए फ़ारूक शाब्दी यहाँ पर आया है। फारूक भाई, एक सवाल आपसे, जैसा कि मुंबई की जो सीट है एमआईएम की मुंबई प्रेसिडेंट की, इस पर जो भी बैठा गया है उसका देखे हमने, उसका पॉलिटिकल करियर एंड हो गया। हाँ। चाहे वो शाकिर पटनी हो, फैयाज अहमद हो या रईस हो, अब आपकी बारी। तो क्या आपको क्या लगता है ये कितना डिफिकल्ट होगा? क्योंकि ये इतिहास लिखा है कि अब नागपाड़ा के हेड ऑफिस में जो भी ये पद संभाला है उसका करियर पॉलिटिकल में फिनिश होते हुए हमारे साथ में देखा है 5 साल में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मैं अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता हूँ। अभी आपने बोले कि इतिहास लिखा है, तो जो भी बैठे थे उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया। हो सकता है मैं बैठा हूँ, मेरा शुरू हो जाए, तो ये भी इतिहास बनेगा इंशाल्लाह कि जो इस कुर्सी पे बैठा उसका करियर शुरू हो गया और ये भी एक हिस्ट्री होने वाली है इंशाल्लाह। तो ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरा बुरा कभी नहीं हो सकता इंशाल्लाह। सर ये बताइए, मालिक महाराष्ट्र में एमआईएम ने नांदेड़ से शुरुआत करी, नांदेड़ में सीट जीती थी 7 सीट, लेकिन एमआईएम ने उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन भी जीती, एमएलए का चुनाव जीती। लेकिन एमआईएम के साथ ये है कि वो रिपीट नहीं कर पाए। पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर एमएलए जीते वापस रिपीट नहीं जीते, जहाँ नगर सेवक जीते फिर नहीं जीते। तो जनता पहली मरता चुनती है, दूसरी मरता आपको नकार देती है और आपके ऊपर लगातार ये इल्जाम लगता है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वोट के लिए लड़ते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, हमारे चुनाव लड़ने से जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो नुकसान होगा। एमआईएम चुनाव लड़ रही है तो नए वोटर तो आएंगे नहीं, किसी ना किसी की वोट बैंक को डेंट लगना ज़रूरी है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम हमारी राजनीति ज़रूर करेंगे। अब सामने वाला चाहे जो बोलना चाहे बोले, हमको बी टीम बोले या वो बोले कि हमारे आने से वो हार गया या वो जीत गया, हम लोग उन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुके हैं। हम लोग वो सोचते भी नहीं, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि सत्ता की लालच में जो पार्टी जिनके वोटों पर इन लोगों ने ज़िंदगी भर राज किए और सत्ता की लालच में इन लोगों ने शिवसेना, जो हमेशा से ही मुसलमानों को नीचे दिखाने का, उनका तुष्टीकरण करने की राजनीति करते, सत्ता की लालच में इन लोग ने हाथ मिला लिया उनसे। आज आप लिस्ट निकाल लो, आपका प्रिंटर थक जाएगा। आप सिर्फ गूगल करो कि हाउ मेनी लीडर्स हैव लेफ्ट कांग्रेस एंड जॉइन बीजेपी, तो आपको अनेक नेताओं की लिस्ट मिल जाएगी। तो इनके पास मुंह नहीं रहा है अभी, तो इससे हम लोग को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये समझता हूँ कि बोलने वाले जो चाहे बोले, जनता बहुत समझदार है, जनता सोच चुकी, समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि हमारे मुद्दों को अगर संसद में उठाता है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। चाहे वो हमारे वक्फ का मुद्दा हो, अजान का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, बीफ का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, ऐसे अनेक मुद्दे जो बेबाकी के साथ उठाते हैं तो वो ओवैसी साहब है। और अगर उनकी टीम नीचे भी ऐसी बनी, अगर आपका भाई विधानसभा चला गया तो ऑन हिज फुटस्टेप्स हम भी सेम आवाज़ें उठाएंगे। दूसरे सवाल का शाब्दी साहब, आपकी पार्टी के भी कई विधायक ने पार्टी छोड़ी है। जैसे बिहार के अंदर हमने देखा अख्तरुल ईमान की क़यादत में 4 और आमदार जीत कर आए थे, टोटल वहां पर 5 एमएलए थे, वो चारों चले गए। आपके जो धुले के एमएलए इस बार चुनाव हार गए, वो अजीत पवार गुट में चले गए। तो आपकी पार्टी का भी इसी तरीके का स्टैंड रहा है, हैदराबाद को छोड़कर बाकी जहां जहां पार्टी ग्रोथ कर रही है, जीतने के बाद अगला चुनाव हार जाती है तो किसी और पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, अच्छे हाईवे पे जाने से पहले ना खराब रास्ता आता है, स्पीड ब्रेकर आते, खड्डे आते, तो अभी हम लोग वो ख़राब रास्ते से गुजर रहे। हमारा भी एक्सप्रेस वे आएगा और जो भी पार्टी छोड़ के गए मैं तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनका भी पॉलिटिकल करियर अच्छा सर, हो। वो सवाल का जवाब दे दिया आपने। महाराष्ट्र की जनता आपको एक मत चुनती है, दोबारा नकार देती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है और हर इलेक्शन का समीकरण चेंज होता है। आप 2014 के इलेक्शन को 2019 के हिसाब से नहीं आंक सकते, 2019 के 24 के हिसाब से नहीं कर सकते।
जो वो पार्टी में होते हैं बाद में 5 साल के बाद दूसरी पार्टी में आ जाते। 2024 के इलेक्शन में तो समझ ही नहीं आया। 19 में लोगों ने शिवसेना को वोट दिए क्योंकि वो हिंदुत्ववादी पार्टी थी, लेकिन वो माइग्रेट करके कांग्रेस के साथ जुड़ गई और सत्ता में आ गई। 2024 के इलेक्शन में तो लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन सी शिवसेना को वोट देना है, कौन सी राष्ट्रवादी को वोट देना है। तो हर इलेक्शन का सिनारियो अलग अलग होता है। तो इसमें वोटों का जो डिवीज़न है, जो सामने उम्मीदवार है, जो पार्टी की स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही रिजल्ट निकलते हैं। तो हो सकता है कि इन चुनावों में हमारे लिए कारगर स्थिति नहीं थी और हमारे फेवर में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ना छोड़ दें। हम लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। आवाम और मजलिस के चाहने वालों भाई एक मिनट, फारूक भाई आखिरी सवाल आपसे मिलेगा। जैसा कि देखा गया है अहमद बलाला, बराबर, इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था बीएमसी कॉर्पोरेशन, अभी 3.5 साल का डिले हो गया, इससे पहले ये ऑफिस थी, हम लोग यहाँ थे, अहमद बलाला साहब आए थे, काफ़ी आरोप लगे थे। पहली बार तो ऑब्जर्वर होते हैदराबाद से, इधर उनके आने के बाद इधर इनको जो टीम से दिया, उनके जो करीबी माने जाते हैं, उनको क्या कौन सा ग्राउंड रिपोर्ट देते पता नहीं, या कई उम्मीदवार थे उस टाइम भी ऐसे आरोप लगे कि उनसे डिमांड की गई थी, किसी से 20 लाख, किसी से 25 लाख, ऐसे कुछ लोग को मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो खुद बोलते हैं कि हाँ मैं हमसे पैसा मांगा गया था। तो ये बार भी अगर जैसा आप कमांड संभाल रहे हो, आपने कहा क्या हो सकता है कि एक बार आप इतिहास बदल दोगे, आप एक कुर्सी पे बैठो, आप कुछ अलग करोगे, तो अगर हैदराबाद यूवी इंटरफियर करेगा, क्योंकि आप ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हो, आप ज़्यादा जानते होगे कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है या कौन लायक होगा कोई नहीं होगा, फिर उनके यहाँ से बहुत खास होते हैं जो हम बोलते हैं कि भाई इनके खास होते हैं यार एक अलग उसमें, तो वो यहाँ से मिसगाइड करते हैं, तो इसमें आपका कितना कंट्रोल होगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बलाला साहब पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और वो एमएलए हैं हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनका आदर है और वो शायद मुंबई के ऑब्जर्वर भी हैं, तो इज़ वेलकम कभी पर भी। लेकिन जैसे आपके आरोप आपने जो लोगों से सुने हो, तो उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे तो पता नहीं है। लेकिन मैं जब ज्वाइन किया हूँ ये पार्टी, तो मेरी पहली शर्त यही थी कि ज़ीरो इंटरफियरेंस पॉलिसी अगर है तो फारूक शाब्दी ये ओहदा लेगा। और साहब ने भी बोले कि पार्टी जो चलेगी एज़ पर प्रोटोकॉल चलेगी, वो फारूक शाब्दी का खास हो या बलाला साहब का खास हो, वो मायने नहीं रखता है। पार्टी लॉयल्टी के बेस पर वो कितना पुराना है, कितना काम का है, उसकी जीतने की ताकत क्या है, उसी को आधार बनाकर पार्टी टिकट देगी। और यहाँ पर ना फारूक शाब्दी की चलेगी, बलाला साहब को हम लोग जो भी है एज़ मुंबई प्रेसिडेंट मैं ही उनको प्रपोज करूँगा कि ये हमारे लोग हैं, इनको टिकट देना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी इंसाफ करेगी। दोनों चुनाव में ये आरोप लगा आपके ऊपर, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो चाहे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, पार्टी में पैसे देके टिकट मिलती है, दोनों चुनाव में आरोप लगा, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये आरोप तो हर पार्टी के लिए लगता है। ये आरोप ये तो टिकट की बात है, पद देने के ऊपर भी आरोप लगता है। जो शिवसेना की वो लेडी थी, वो मैडम, वो बोले मर्सिडीज गाड़ी दो तो पद दे देती थी, वो ऐसा कुछ था। तो आपके दौर में अभी ये नहीं होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहे उस चीज़ के लिए कि फारूक शाब्दी यहाँ पर है, यहाँ पैसों का कोई काम नहीं। दरअसल होता क्या था इससे पहले, अभी आपके आने के बाद क्या बदलाव होगा वो तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। इससे पहले देखा गया ऐसा, क्या हेड ऑफिस ही होती थी पर पूरा इलेक्शन के टाइम पे काम बलवास होटल में होता था। क्या बलवास होटल में इनके हेड आते थे, अहमद बलाला आते थे, वो कौन क्या किसकी सेटिंग से होता था, क्या होता था, पर ये आरोप नहीं है, मेरे पास एविडेंस हो गए जो मैं बता सकता हूँ कि आपको वहाँ मांगा गया पैसे। मैं काफी लोग नाराज हो गए, इलेक्शन नहीं लड़े। मैं वही बोलना चाहूँगा जुनेद आपसे कि हम लोग बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत उतावले हो रहे हैं, हम लोग इलेक्शन तक रुक जाते हैं। मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता, मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसी ऑफिस में आप आकर इलेक्शन के टाइम मेरा इंटरव्यू लोगे और बोलोगे कि आपने जो बोले थे वैसा ही हो रहा है इंशाल्लाह। मुंबई की आवाम और मजलिस के चाहने वालों को एक आखिरी पैगाम। देखिए, मुंबई की आवाम और मजलिस के चाहने वालों को बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं फारूक शाब्दी बहुत उम्मीद लेकर आप लोग के बीच आया हूँ। सर मालिक, रुस्वा मत कीजिए, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मुंबई की आवाम के साथ इंसाफ हो। आपके हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग 2 कदम आपसे आगे ही रहेंगे, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। बस मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों से स्पेशली,
कि जमात के साथ जुड़िए और स्ट्रॉन्ग करिए जमात को, ताकि हम लोग एक अच्छी फाइट दे सके और हमारा रिजल्ट अच्छा आ सके। ये बताइए कि मालेगांव ब्लास्ट के तहत साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने के लिए हमारे ऊपर केकेएस पे प्रेशर कर रहा। क्या कहेंगे कि मालेगांव ब्लास्ट के तहत तमाम जो आरोपी हैं वो फाइट से बरी हो गए, एमआईएम का क्या स्टैंड रहेगा तो मालेगांव? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसका क्या सबूत है कि वो साध्वी सच बोल रही है? साध्वी भले वो साध्वी होंगी लेकिन वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, इसका तो कोई हमारे पास सबूत नहीं है ना। वो केस को मिसगाइड करने के लिए, और जो बीजेपी का जो ट्रेंड चल रहा है, जो दो समाज में आपसी इतना इत्तेफाकी पैदा करने का, तो उसके तहत भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देकर, और स्पेशली आप लोग इसको भी हाईलाइट ना करें, उसको बोलने दो जो बोलना है, लेकिन ये चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं। एक अफसर ने भी इल्जाम लगाया है कि उसे कहा गया था कि मोहन भागवत को वो गिरफ्तार करे, लेकिन उसने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। उस पर कई इंक्वायरी भी लगाई गई, उसका नाम जो है महबूब मुजावर है। तो उस इल्जाम के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? क्योंकि एटीएस के अफसर ने ये इल्जाम लगाया कि उसे कहा गया था कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करो। नहीं, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर अफसर ने इल्ज़ाम लगाया तो इसकी तहकीकात होना चाहिए, और वाकई में अगर जो भी कसूरवार है उसको पकड़ना चाहिए और उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ऊना के मामले में क्या कहेंगे? ऊना में कल एक हादसा हुआ है जिसके अंदर एक सोशल मीडिया पे हेट पोस्टर वायरल की जाती है और मुसलमानों के घर चुन चुन के तोड़े जाते हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस का ये कहना है कि ये साजिशत नहीं किया गया है, एक मॉब आया और ये मॉब किया गया है, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के घर को चुन चुन के तोड़ा और अटैक किया। नहीं, देखिए ये और आप मीरा रोड में थोड़े दिन पहले ऐसी हुआ था। सब मीरा रोड ही नहीं, आज हमारे अक्कलकोट में, हाँ आज हमारे अक्कलकोट में भी यही सब मसले हैं। तो मैं बस ये हमारे लिए एक आई ओपनर है। ये हम लोगों को ये सारी चीज़ें देख के, इनकी हरकतों को देखकर हमको ये समझना चाहिए कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। तो ये ज़बरदस्ती का इनके ही लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी किसी के भी महापुरुष के बारे में अनाप शनाप लिखते हैं, और ये लोग आप हिंदू मुस्लिम तेड़ निर्माण करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमको ये दिखाया है। जैसे आप लोग जिसको सेक्युलर बोलते हैं, वही संग्राम जगताप अजीत दादा पवार की पार्टी के जाकर हेट स्पीच देते हैं, और जिनकी वजह से आज इतना बड़ा दंगा हो जाता है। वो मंगलसूत्र चोर पढ़कर वो जाकर स्पीच देता है कुछ भी, जिसकी वजह से बेकसूर लोग फंसते हैं और जिसका कोई लेना देना नहीं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जो इनोसेंट है वो लोग बेचारे तकलीफ़ में आते हैं और फंसते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये चीप राजनीति करना बंद करें। राजनीति अगर करना ही है तो विकास के मुद्दों पर करें और लोगों के हित के लिए करें। नहीं, फॉर अलायंस फॉर्मेशन इट इज़ वेरी अर्ली टू से समथिंग अबाउट इट, बट ऑब्वियसली वी वुड वेट एंड वॉच कि कौन सी पार्टी हमारे पास आती है, और अगर कोई मतलब अच्छा ऑफ़र रहा सम्मानपूर्वक, जिसमें हमको भी ऐसा लगे कि हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं है, तो डेफिनेटली विल गो अहेड। देखिए, लेट VBA कम, देन विल डिसाइड। आवर डोर्स आर ओपन फॉर एवरीवन, सो लेट देम कम एंड देन विल डिसाइड। सर एक आखिरी सवाल, पूछ लूँगा। ठीक है, 2 मिनट्स। पूरे महाराष्ट्र में 36 जिलों के अंदर भी बैन करके रखा हुआ है और सरकार उनकी सुनेगी। देखिए, उम्मीद तो ये है कि सरकार उनकी सुनेगी भी नहीं। ये मैं क्लियरली बोलता हूँ हमारे कुरैशी भाइयों को कि ये पत्थर के आगे सर मारने का वो है, लेकिन दुआ हम कर सकते हैं। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत दुआ है। हम दुआ कर सकते हैं कि ये सख्त दिल सरकार का दिल पिघले और ये लोग हमारे साथ इंसाफ करें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कुरैशी जमात का जो ये कारोबार है ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। इसके अंदर अनेक दूसरे धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं और अनेक कारोबार है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। मुंब्रा के अंदर गिरीश सुमैया ने लाउड स्पीकर के बाद अब मुंब्रा की बारी है। इसी तरीके से नागपुर, औरंगाबाद, तमाम जगहों पे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहा है। इसके ऊपर देखिए, अब लाउड स्पीकर की जो बात है वो हम लोगों ने काफ़ी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी किए हैं।
ये लोग ये जो पोलराइजेशन कर रहे हैं ये लोग, इनको एजेंडा दिया गया है, वेदर इट बी नीतीश राणे, पडलकर या किरीट सोमैया, कि आप जाओ ये काम आप करो जिसकी वजह से हिंदू पूरा एक हो, मुस्लिम पूरा डिवाइड हो। तो इनकी ये राजनीति है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी ये जो नापाक साजिश है इसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। और किरीट सोमैया जी प्लीज़ आप रोक दीजिए, नहीं तो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने एक सभा में बोले थे कि हमारे पास भी वीडियो है, तो हम वो वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत वायरल करेंगे। फारूक भाई, लोकसभा डिजिटल की तरफ से सवाल है कि एमआईएम जो है बीएमसी चुनाव लड़ेगी तो ये किन मुद्दों पे लड़ेगी? क्योंकि मुद्दे बम्बई में हर जगह अलग अलग हाँ। हैं, सारे के मुद्दे हैं, तो कोई साफ सफाई के मुद्दे, तो एमआईएम ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी और किस तरीके से लोकल लेवल का चुनाव देखिए, लड़ेगी? मुद्दे चाहे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एरियाज में बेसिक मुद्दे तो हैं। रोड है, सड़क है, गटर है, लाइट है, पानी है, कॉरपोरेशन की स्कूल्स है, कॉरपोरेशन की दवाखाने हैं, तो वैसे तो बेसिक मुद्दे वो हर वार्ड्स में तो है ही। अब एसआरए का मुद्दा जो है, जो स्लम जहाँ पर ज़्यादा थे वो रीडेवलप हो रहे, वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पर उसकी बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जिससे जो हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए, लेकिन हम उससे भी वंचित हैं, तो हम वो सारे मुद्दों को हमारे मैनिफेस्टो में बनाकर इंशाल्लाह आपके सामने पेश मुद्दों को कर। लेके एमआईएम आंदोलन करते हुए कब नजर आए? फारूक शाब्दी आ गया, अब आंदोलन ही आंदोलन दिखेंगे आप।